हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। क्लास 12 फिजिक्स हम लोग शुरू किए थे। जो नीट स्टूडेंट है या फिर जिनका सीयूईटी टारगेट है, क्लास 12 की पूरी फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग अभी तुरंत फिनिश किए हैं, कुछ लोगों को लग सकता है कि सर कुछ ज़्यादा वक्त इसमें हम लोगों ने ले लिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो फर्स्ट चैप्टर था, इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो उनको बाद में बहुत अलग अलग जगहों पे यूज़ हो गए। वो तुमको सिखाना बताना अच्छे से सबके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा स्लो करके मैंने पढ़ाया भी है। और जो उससे भी ज़रूरी बात ये है कि सिर्फ मकसद ये नहीं है कि सीयूईटी या फिर नीट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरा बस सिलेबस जो भी है क्लास 12 का पूरा फिनिश करके काम ख़त्म कर दिया जाए। तो काम ख़त्म करना ही सिर्फ हमारा टारगेट तो नहीं है कि बस सिलेबस फिनिश कर दिया, चैप्टर ख़त्म हो गया, फटाफट पूरा कोर्स ख़त्म, दैट्स इट। मेन पर्पस है अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें हम कितना समझ पा रहे हैं या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। हमने चैप्टर फिनिश तो कर दिया, सर ने पढ़ा तो दिया, हमें कितना सीखने को मिला, हम पहले से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं। तुम खुद इस बात को देखो, खुद एनालिसिस करो कि यार हमको इस चीज़ में पहले से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, हम क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं, हम क्वेश्चंस को पहले से और अच्छे तरीके से टैकल कर पा रहे हैं या नहीं, एक्यूरेसी में क्या बढ़ोतरी हुई, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा सब्जेक्ट को लेकर कितना इम्प्रूव हुआ। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोर्स फिनिश ऑफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेन पर्पस मेरा जो यहाँ पर भी है वो ये है कि जो बच्चे भी जुड़े हैं उनको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो, क्या चीज़ें हैं, क्या बहुत मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है, सिंपल चीज़। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को मैं स्लो रख करके चला हूँ और बट हम लोग आगे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि हमें टाइम रहते सब कुछ फिनिश करना है और एक अच्छे तरीके से फुल प्रिपरेशन के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल प्रैक्टिस के साथ एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, तो चलो इसी सीरीज़ में हम लोग आज शुरू करेंगे अपना क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अभी तुम चाहे नीट एस्पिरेंट हो या फिर तुमको सीयूईटी देना है, जो भी तुम्हारा टारगेट है, अभी फिलहाल हम लोग इन्हीं दो के बैचेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हीं दोनों की जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि तुम चाहे नीट स्टूडेंट हो या फिर तुम्हारा सीयूईटी तुम्हारा टारगेट है, ये मान के चलो कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तुम बच नहीं सकते हो। एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जो सीयूईटी के बच्चे हैं उनको पता है कि सिर्फ क्लास 12 का ही सिलेबस पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि शायद दो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाए इस चैप्टर से। नीट में एक क्वेश्चन कन्फर्म तुमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम इस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बहुत आसान से भाषा तुमको समझाऊंगा, बहुत आसान से तुमको इस बात को ये चैप्टर तुमको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अब तक आया वैसे भी आएगा। बट हम लोग चैप्टर कोई भी शुरू करने के पहले उसका जो एक ना फंडामेंटल्स होता है, उस फंडामेंटल्स को जानना चाहिए। किस चैप्टर में किस किस चीज़ों की बात होने वाली है, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी, क्या हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे बहुत बेसिक टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बहुत अभी कुछ दिन पहले एक एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत फंडामेंटल चीज़ है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। दिखाऊंगा तुम्हें क्वेश्चन करके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और कॉन्सेप्ट ये क्लियर अगर नहीं होगा तो फिर आगे चैप्टर तुमको तंग नहीं करेगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर का शुरू करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर के सरफेस पे जो हम लोग एक्सटर्नल चार्ज उसको देते हैं, तो उस चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंडक्टर उस चार्ज को कैसे हैंडल करता है, उससे कंडक्टर में क्या बदलाव होते हैं, ये पूरा हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे समझने वाले हैं। ठीक है, चलो तो कह रहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंडक्टर तुमको बना के दिखाता हूँ मैं।
तो सपोज दैट मैं एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, नॉट नेसेसरली कि वो स्फेरिकल शेप में ही हो, लेकिन मैं तुमको पहले स्फेरिकल शेप का, स्फेरिकल मतलब मान लो कि कहने का मतलब एक सिमेट्रिकल शेप होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिकल शेप में मैंने स्फेरिकल शेप का कंडक्टर ले लिया। ये कंडक्टर हॉलो है, सॉलिड है, डज नॉट मैटर, बस एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है, इस बात को ध्यान रखना। मैं एक और कंडक्टर लेता हूँ तुम्हारे सामने, थोड़ा सा शेप जिसका सिमेट्रिकल न हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शेप का, कुछ ऐसे, कुछ इस टाइप से शेप तुमको बना के दिखाता हूँ। कुछ ही बात, ठीक है। तो मैं तुम्हारे सामने ये दो कंडक्टर लिया, दो कंडक्टिंग बॉडी लिया। एक कंडक्टर जो लिया मैंने उसका शेप थोड़ा सिमेट्रिकल है, और दूसरा लिया मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किसी भी शेप का है, एसिमेट्रिकल इसका शेप है, ठीक है। हम इन दोनों पे चार्ज को देंगे और दोनों पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किस रूल को फॉलो करता है, ये पूरी बात अच्छे से डिटेल में समझेंगे एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सपोज दैट वी सिमेट्रिकल कंडक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें एकदम ध्यान से सुन लो, उसको कॉपी पेन नोट भी कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात, जब किसी कंडक्टर को हम बाहर से चार्ज देते हैं, एक्सटर्नल चार्ज मैं इस कंडक्टर को दूंगा, फ्री चार्ज मैं बाहर से इसको चार्ज करूँगा, तो क्या होगा? तो होता ये है कि जब भी किसी कंडक्टर को हम बाहर से चार्ज देते हैं तो गिवन चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर जा कर के सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना कि जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं बाहर से, तो चार्ज कभी भी कंडक्टर के अंदर बॉडी में एंटर नहीं करेगा। सबसे पहली बात, द गिवन चार्ज, द एक्सटर्नल चार्ज जो बाहर से किसी कंडक्टर को देते हैं, वो उसके आउटर सरफेस पर ही जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है। अंदर कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर हमेशा ऑलवेज नेट चार्ज इज ज़ीरो। नेट चार्ज बोलना उसे पॉजिटिव नेगेटिव सब मिला करके, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट चार्ज ज़ीरो होता है। तुम अगर बाहर से चार्ज उसको दोगे तो वो उसके आउटर सरफेस पर जाकर के फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्या इसका कुछ नियम होगा कि बस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? नहीं, सुनो, हर चीज़ का एक नियम होता है। जब भी किसी कंडक्टर को तुम चार्ज दोगे तो उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो बहुत ध्यान से बात को समझना। किसी भी कंडक्टर पर जब हम चार्ज को स्टोर करते हैं, देते हैं बाहर से, तो वो उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि इसका जो सरफेस है, इसका जो सरफेस का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज तुम दोगे, तुम किसी कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज को दोगे तो उसके सरफेस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी तो रेज करेगा। तो जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं उसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सरफेस का जो पोटेंशियल है, वो पूरे सरफेस पे थ्रू आउट हमेशा सेम रहेगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जब भी किसी कंडक्टर को तुम चार्ज दोगे तो उस चार्ज के देने से उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, वो उसके पूरे सरफेस पर थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। मतलब अगर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लूँ एट दिस पॉइंट और मैं कहूँ यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 3 वोल्ट, अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 3 वोल्ट है, इट मीन्स कि पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 3 वोल्ट। मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि जब भी तुम किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो उसके सरफेस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि पूरे सरफेस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हर जगह यूनिफॉर्म होगा। मतलब जो कंडक्टर होगा इट विल बिकम एन
इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सबसे पहली बात तो एक बात को ध्यान रखना, कंडक्टर का जो सरफेस होता है, आउटर सरफेस जो होता है, वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। उसके पूरे पॉइंट पर पोटेंशियल विल बी सेम, हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो। तो अगर तुमसे कोई पूछता है भाई जब तुम किसी कंडक्टर को बाहर से चार्ज देते हो तो क्या होता है, तो बात नंबर एक, वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ आउटर सरफेस पर, अंदर एंटर वो नहीं कर सकता। अंदर हमेशा किसी भी कंडक्टर के नेट चार्ज विल बी जीरो। तो जो भी चार्ज है वो उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि उसका पूरा सरफेस है, वो सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमको यूनिफॉर्म मिलेगा। यानी उसका जो सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये दो बात एकदम कन्फर्म, अच्छे से बात को समझ लो। तीसरी बात, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हैं, सिग्मा, जो हम लास्ट क्लास से पढ़े थे हम लोग गॉसेस थ्योरम में। तो मान लो इसको क्यू चार्ज दिया और इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, वो क्या होगा, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज करेगी सरफेस पे, तो इसका आंसर भी सुन लो। जो कंडक्टर है, अगर मान लो स्फेरिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल उसका शेप है हर जगह, जैसे कि स्फेरिकल तुम्हारा एक कंडक्टर हो गया, तो जो भी तुम चार्ज उसको दोगे फ्री चार्ज, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है वो उसके पूरे थ्रू आउट सरफेस पर क्या होगी, सेम होगी। तो सिर्फ पोटेंशियल ही सेम नहीं होगा, जो सिग्मा तुम देख रहे हो वो भी थ्रू आउट द कंडक्टर क्या होगा, सेम होगा। इससे कोई स्फेरिकल बॉडी है तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर को जब मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी हिस्से में ज़्यादा चार्ज आ गया, किसी हिस्से में कम, किसी हिस्से में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। इसकी थ्रू आउट द सरफेस पर सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी, हर जगह सेम होगी। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इट विल रिमेन सेम एवरीवेयर। ठीक है, इट विल रिमेन सेम एवरीवेयर, लेकिन ये हर केस में नहीं होगा, सिर्फ स्फेरिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है तभी होगा। अभी ऐसे ही इस वाले कंडक्टर की बात करेंगे तो यहाँ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन जो इसका शेप देख रहे हो सिमेट्रिकल नहीं है, ये परफेक्ट स्फेरिकल कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हर जगह सेम नहीं होगी, यहाँ सिग्मा विल बी डिफरेंट। वो डिफरेंट क्या होगा, कैसे होगा, उसकी बात करेंगे तो जाएंगे, अभी पहले यहाँ समझो। तो अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, ध्यान से बस सुनना, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है उसका शेप सिमेट्रिकल है, हर जगह से सिमेट्रिकल शेप का है, तो याद रखना उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और समझते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर हमने कहा कि जो भी तुम बाहर से चार्ज दोगे वो केवल आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर हमेशा जो नेट चार्ज है क्यू नेट, हमेशा क्या मिलेगा तुमको, जीरो मिलेगा। नेट चार्ज विल बी जीरो। चार्ज तो बहुत ढेर सारे हैं, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, खूब ढेर सारे चार्ज हैं इसमें, लेकिन जो नेट चार्ज होगा वो कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होगा। और गॉसेस थ्योरम के हिसाब से इसीलिए जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमेशा क्या मिलेगी तुमको, जीरो मिलेगी। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर ये दो तीन बातों को ध्यान रखना कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, चार्ज नेट चार्ज हमेशा जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर हर पॉइंट पर कांस्टेंट होगा। इसके थ्रू आउट द इंटीरियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। और अगर तुमको फॉर्मूला याद हो तो तुमको अच्छे से पता होगा कि इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही अंदर के भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है। इस बात कुछ बातों को ध्यान समझना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ इसके सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है
तो ये तो कन्फर्म है कि पूरे सरफेस पे 10 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर अंदर पूछ लिया किसी पॉइंट पे तो अंदर भी 10 वोल्ट ही होगा। तो किसी भी कंडक्टर के जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है, वो ध्यान से बात को सुनो और सब कॉपी पे नोट भी करना। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वही उसके अंदर के सारे पॉइंट्स पर होता है। आई रिपीट माई वर्ड्स, किसी भी कंडक्टर को जब तुम चार्ज देते हो बाहर से फ्री चार्ज, तो उस चार्ज के वजह से जो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वो थ्रू आउट द सरफेस सेम होगा। ये तो कन्फर्म है, ताकि तुम कह सको कि कंडक्टर का जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ऐसे मैं पूछ रही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना जो इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वही अंदर के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अगर ये पॉइंट 10 वोल्ट है तो पूरा सरफेस 10 वोल्ट पे होगा, और अंदर कोई पॉइंट पूछूं यहाँ पर कितना होगा सर, वहाँ भी 10 वोल्ट। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कुछ ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहता हूँ किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, जो उसको डिफाइन करता है, हाँ भाई ये कंडक्टर है, कंडक्टर होगा तो मतलब वो होना ही होना है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब जिससे तुम डिफाइन कर सको। तो किसी कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट चार्ज 0 होता है, ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो उसको डिफाइन करता है कि ये कंडक्टर है तो ये होना ही होना है। ये उसका डेफिनेशन है, ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कभी बदलेगा नहीं। दैट इज मीनिंग ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जो उसको परफेक्ट डिफाइन करता है यार कि हाँ ये कंडक्टर है तो ये सब होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा 0 होगी, ये उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कंडक्टर है तो ऐसा हमेशा होगा, अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर तुम कोई छोटा सा इसके अंदर गॉसियन सरफेस खींचोगे, उसके अंदर हमेशा नेट फील्ड 0 मिलेगी, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी तुम्हारी। बात समझ में? नेट में एक बात ध्यान रखना, नेट चार्ज 0 होगा, इस कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ढेर सारे चार्ज है, लेकिन जो नेट चार्ज है वो हमेशा 0 होगा। एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0 एंड पोटेंशियल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। सरफेस का पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो सिग्मा भी हर जगह सेम, अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो सिग्मा हर जगह सेम नहीं होगा। ऐसे कंडक्टर अगर होंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं हो सकती है, लेकिन अगर स्फेरिकल बॉडी है कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा भी हर जगह सेम होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हो, किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है, मैंने कहा कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पर, उसका डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ख्याल रखना सबको। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इस बात को हमेशा रखना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, लेकिन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी देयर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है, डिपेंड करेगा चार्ज पर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है परपेंडिकुलर इनवर्ड, लेकिन जब भी होगा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो को अच्छे से ध्यान में चाहिए, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। अच्छा अब सेकंड फिगर को देखो, तो इस फिगर में जो कंडक्टर मैंने बनाया है उसका जानबूझ के शेप में सिमेट्रिकल नहीं लिया है, उसका जो स्फेरिसिटी है वो हर जगह सेम नहीं है। कहीं पर देखो कर्व ज़्यादा है, कहीं पर फ्लैट हो गया है, कहीं पर कर्व है, कहीं पर फ्लैट है, अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग कर्वेचर, अलग इसका शेप है। तो क्या होगा सर, यहाँ पर क्या बदलाव होगा, इस कंडक्टर में जब मैं चार्ज दूंगा, इस कंडक्टर को मैं चार्ज करूंगा, तो दोनों में क्या फ़र्क होगा, क्या कुछ फ़र्क होगा, कुछ फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी कंडक्टर के लिए हमेशा सेम होगी, चाहे उसका शेप एक यूनिफॉर्म हो, चाहे उसका नॉन यूनिफॉर्म हो, कुछ बातें कंडक्टर में हमेशा सेम होंगी, ठीक है, जो उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा।
जैसे कौन कौन सी बात सेम होगी, जो यहाँ पर हो रही है वो यहाँ पर होगी, पहले उसको समझ लो। डिफरेंट क्या उसकी बात भी करेंगे। सेम क्या क्या होगा सुनो। जैसे जब मैं यहाँ पे किसी कंडक्टर को चार्ज दिया तो उसके आउटर सरफेस पे आया, यहाँ भी ये काम होगा पहली बार। ये जो आउटर सरफेस पर चार्ज का आना है ये शेप पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी शेप का हो। ये तो कन्फर्म है कि जो भी चार्ज होगी वैसा उसके आउटर सरफेस पर जाकर स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं जब किसी कंडक्टर को चार्ज दूंगा तो वो उसके आउटर सरफेस पर जाके स्टोर होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने में, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फर्क आएगा। एक बात और, जिससे मैंने कहा किसी कंडक्टर को जब चार्ज दोगे तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा। यानी कंडक्टर का जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। वो चीज़, ये दोनों चीज़ यहाँ पर होल्ड करेंगी। पहली चीज़ कि जो भी चार्ज दोगे आउटर सरफेस पे आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जैसे इसका सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस था, ये पूरा सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन एक चीज़ में फ़र्क आएगा। अभी इस कंडक्टर में मैंने क्या देखा, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा, इसके पूरे सरफेस पर सिग्मा की वैल्यू हर जगह सेम थी। मतलब ऐसा नहीं देखा ना कि यार सर इस हिस्से में ज़्यादा चार्ज आ गया, इस हिस्से में कम आ गया, ऐसा नहीं देखा। ये हर जगह सेम किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन है। बस ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। बाकी वो चीज़ होगी कि चार्ज आउटर सरफेस पे आएगा, सरफेस का पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहेगा, ये दो बातें तो होंगी, लेकिन सिग्मा सेम नहीं होगा। अब चार्ज जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो हर जगह सेम नहीं होगी। तो क्या होगी, क्या हम पता कर सकते हैं कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी? बिल्कुल पता कर सकते हैं। लेकिन मैं तुमको फिगर दिखा दूँ कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और फिर इसको जस्टिफाई भी करूँगा कि ये ऐसा हुआ क्यों है। देखो, तो अभी क्या होगा कि जो देख लो, जो पार्ट उसका शार्प है, नुकीला है, जैसे कह सकते हो, सीधे भाषा में बात किया जाए तो कंडक्टर का जो पार्ट शार्प है, ठीक है, जहाँ नुकीला हिस्सा है वहाँ पर सिग्मा ज़्यादा होता है। तो यहाँ अगर मैं चार्ज को दिखाऊंगा तो तुमको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब छोटे से हिस्से में ढेर सारा चार्ज क्या होगा, जाके बैठेगा। और ये जो हिस्सा फ्लैट देख रहे हो, जो हिस्सा फ्लैट है, उस फ्लैट हिस्से में चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब कम चार्ज स्टोर होगा, सिग्मा की वैल्यू कम रहेगी। यहाँ जो चार्ज स्टोर होगा थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, हल्का सा कर ले लिया वो। यहाँ पर फ्लैट हुआ तो यहाँ पर चार्ज तुम्हारा बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर चार्ज स्टोर करूँ तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज और बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हल्का सा शार्प हो गया है पहले की तुलना में, ठीक है। तो जहाँ फ्लैट होगा वहाँ तो ठीक है, ठीक है, जहाँ फ्लैट होगा वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ ये शार्प होगा वहाँ थोड़ा सा चार्ज डेंसिटी क्या होगी, पहले कंपेरिजन में क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखो ये सब फ्लैट है तो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। मतलब उस हिस्से में चार्ज कम फैलेगा, कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, कम स्टोर होगा। तो सब कुछ होगा वैसे ही, बस फर्क क्या होगा, सिग्मा का। अब जैसे ये हिस्सा तुम देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, जहाँ जो कर्व वाला पार्ट देख, छोटा सा कर्व है, ये नुकीला पार्ट। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू बहुत हाई होगी क्योंकि छोटे से पार्ट में ढेर सारा चार्ज जाके स्टोर हो गया। और ये वाला पार्ट देख लो जो फ्लैट है, तो जो फ्लैट पार्ट है जहाँ पे कर्वेचर नहीं है, जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, जो लेस कर्व्ड है, फ्लैट है, वहाँ पे जो सिग्मा की वैल्यू बहुत कम होती है। चार्ज स्टोर होगा मगर बहुत कम स्टोर होगा, सिग्मा विल बी वेरी स्मॉल। लेकिन जो हल्का सा कर्व लेगा, हल्का सा कर्व लेगा, हल्का सा उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात होगी, वहाँ पे सिग्मा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी कन्फर्म है कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, लेकिन सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर भी हर जगह सेम नहीं होगी, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर। ये हुआ क्यों? आखिर क्या इसका आधार है? आखिर क्या इसका आधार है कि यहाँ पर सिग्मा ज़्यादा है, यहाँ पर सिग्मा कम? इसको तुमको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा तो ऐसा हुआ क्या, चीज़ के पीछे वजह है, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे कारण है कि ऐसा क्यों हो, उसको समझो। जैसे मान लो अगर मैं इस कंडक्टर के इस हिस्से को थोड़ा सा देखूं, ये हिस्सा, तो इसको मैं एक छोटे से स्फीयर का पार्ट मान सकता हूँ, है ना, बड़ा सा, छोटा सा।
और ये वाला भी जो पार्ट तुम देख रहे हो इसको भी मैं किसी स्फीयर का हिस्सा मान सकता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे इसको भी तुम मान सकते हो किसी स्फीयर का छोटा सा हिस्सा। तो जहाँ वो कर्व लिया है उस कर्व के उस कर्व को हल्का सा कंप्लीट करो तो एक स्फीयर बन जाएगा। यहाँ जो कर्व लिया है इसको हल्का सा कंप्लीट करो तो ये स्फीयर बन जाएगा। तो अब तुम देख रहे हो कि यहाँ जो स्फीयर बना है उसकी रेडियस थोड़ी छोटी है और यहाँ जो स्फीयर बना है थोड़ा सा बड़ा कर्वेचर था तो उसकी रेडियस थोड़ी सी क्या हो गई, बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर रेडियस थोड़ी बड़ी है, यहाँ थोड़ी रेडियस कम है। इस बात को सबको दिखाई दे रहा है। क्या कनेक्शन है इस रेडियस के कम होने से? क्या कोई कनेक्शन है? क्या सिग्मा का कोई कनेक्शन है? कैसे? देखो क्या कनेक्शन है। ये तो कन्फर्म है कि इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े अच्छे से, उनको याद होगा, V = KQ/R, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। और ये उसके पूरे सरफेस पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब भाई कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब इसी को समझ लो कि ये है क्या। मैंने क्या किया कि सपोज करो कि ये जो कंडक्टर का ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट करके एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। और इसका ये रेडियस R है। तो इसके इस हिस्से का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल KQ/R से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पढ़ चुके हम लोग गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में, याद आ रहा है। एक कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू KQ/R, और ये जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर सेम होगा। सिग्मा डिफरेंट है, कर्वेचर डिफरेंट है, चार्ज कहीं ज़्यादा चार्ज कहीं कम, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। मैंने कहीं कही तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो कंडक्टर के शेप पर डिपेंड नहीं करती है। कंडक्टर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, ये उसके शेप पर फर्क नहीं पड़ता, किसी भी शेप का हो। कंडक्टर हमेशा एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप। तो ये जो पोटेंशियल तुम यहाँ देख रहे हो हर जगह कांस्टेंट होगा, ये कन्फर्म है। अच्छा ये बताओ, K की वैल्यू 1/4πε0 होती है और Q/R एंड दैट वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक काम और करूं कि ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे यहाँ R से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी R से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको थोड़ा सा मैं कुछ रीअरेंज कर लूँ, Q/4πr² को एक साथ कर लूँ, ठीक है, और एप्सिलॉन को यहाँ भेज दूँ। तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट ही तो होगा, ठीक है। देखो अभी रिजल्ट क्या है। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया ना कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पे कम है, इसके पीछे वजह सामने आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो फ्लैट है वहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कम हो गई, ऐसा क्यों है कि जो शार्प है वहाँ सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अच्छा, ये जो है वैल्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, इस चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मा, द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको मिला दिया जाए तो एक रिजल्ट हमको मिल गया, सिग्मा इंटू R, इसकी वैल्यू हर जगह क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बतौर एक नहीं रहेगी। जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और R क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो जो तुमने शेप बनाए हैं, जो कर्व बनाया है, उस कर्व का रेडियस। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट अगर है तो वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। सिग्मा विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, जो होता है वही मतलब हुआ कि जहाँ पे R की वैल्यू ज़्यादा होगी सिग्मा कम हो जाएगा, जहाँ पे R की वैल्यू कम होगी सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा। अब तुम इन दोनों पार्ट को कंपेयर करो, तुम अच्छे से कंपेयर करो और कंपेयर करके जरा बताओ इन दोनों पार्ट्स में रेडियस कहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। दोनों कर्व पार्ट का, दोनों कर्व्ड पार्ट में रेडियस कम कहाँ पे है, यहाँ पर रेडियस कम है,
यहाँ पे आर ज़्यादा है, तो जहाँ पे आर कम होगा वहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो उनकी रेडियस कम है तो यहाँ पे सिग्मा ज़्यादा हो गया है। क्यों? ताकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहे। तो अगर तुमको मैं एक सीधी भाषा में बताऊँ, तुमसे कोई पूछे कि यहाँ ज़्यादा चार्ज स्टोर का क्यों हुआ, यहाँ पे कम चार्ज स्टोर क्यों हुआ, तो सीधी भाषा में बोलोगे ताकि दोनों जगहों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहे। कंडक्टर अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेम रखने के लिए इस तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि जहाँ पे रेडियस कम वहाँ ज़्यादा चार्ज आ जाए, जहाँ रेडियस ज़्यादा वहाँ पे कम चार्ज, ताकि उसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहे। भाई ये तुम्हें कांस्टेंट कब मिला, ये रिजल्ट तुम्हें कैसे मिला, ये पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के बाद ही तो मिला। यानी कि ये जो तुम्हारा रिलेशन आ रहा है सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वो क्यों है, ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहे थ्रू आउट द सरफेस यूनिफॉर्म रहे। तो किसी भी कंडक्टर में इस बात को ध्यान रखना, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा आउटर सरफेस पर होगा, हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन सिग्मा डिपेंड करेगा शेप कैसा है। तो अगर शेप नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर शार्प है, कहीं एकदम शार्प नुकीला हिस्सा, और कहीं एकदम फ्लैट है तो एकदम ज़्यादा, जहाँ किसी कंडक्टर का नुकीला हिस्सा होगा, शार्प होगा, वहाँ सिग्मा बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ फ्लैट होगा, एकदम फ्लैट सपाट, वहाँ सिग्मा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल थ्रू आउट सेम रहेगा, और पोटेंशियल को सेम रखने के लिए ही तो ये डिफ्रेंशिएशन हुआ है कि यहाँ चार्ज कम हो गया, यहाँ चार्ज ज़्यादा हो गया। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा ऐसा क्यों कि वहाँ सिग्मा ज़्यादा यहाँ सिग्मा कम, तो कहोगे टू कीप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिफॉर्म, जो कंडक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों फ़र्क क्या। अब सिमिलरिटी क्या फ़र्क है, सिमिलरिटी क्या है फिर से बता दे रहा हूँ कि जो भी चार्ज दोगे आउटर सरफेस पे आएगा, जो भी चार्ज दोगे आउटर सरफेस पे आएगा। कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, यहाँ भी कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह से इक्वल होगी, यहाँ सिग्मा इक्वल नहीं होगा। जो शार्प होगा, नुकीला होगा, वहाँ सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा। देख लो, जो यहाँ फ्लैट है या ये जो जिसका आर ज़्यादा है वहाँ पर सिग्मा कम हो जाएगा। अब देखो ये पार्ट देख लो कंडक्टर का, ये हिस्सा देख लो, ये सब फ्लैट हो गया, ये कर्व नहीं है, ये तो कर्व था तो सिग्मा ज़्यादा हो गया। ये फ्लैट है तो यहाँ चार्ज कम इकट्ठा होगा, ठीक है, कम डिस्टेंस में ज़्यादा डिस्टेंस में कम चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, कम जगह पे ज़्यादा चार्ज आ गया, सिग्मा बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई। अब देखो हल्का सा यहाँ पे कर्व हुआ तो जहाँ हल्का सा कर्व होगा फिर वहाँ चार्ज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ से फ्लैट होगा फिर चार्ज कम हो जाएगा। तो जहाँ कहीं भी फ्लैट होता जाएगा चार्ज तुम्हारा अपने आप कम होता जाएगा, और जहाँ पे भी कर्व लेगा, जहाँ कहीं भी वो कर्व लेगा अपने आप तुम्हारा चार्ज की वैल्यू वहाँ पर पे बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या सिमिलरिटी है भैया, कंडक्टर है तो कंडक्टर किसी भी शेप का हो, अंदर उसके नेट चार्ज हमेशा ज़ीरो होगा, वो यहाँ भी था वो वहाँ भी रहेगा। अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थी, वो वहाँ भी थी वो यहाँ भी रहेगी। तो सिमिलरिटी क्या क्या है देखो, सिर्फ सिग्मा में ही फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। हाँ, एक बात और सेम होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एक बात और, जैसे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, ठीक है, तो इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जैसे सरफेस देख रहे हो, ठीक है, ये सरफेस है हल्का सा कर्व वाला, उसका मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तुम्हारे चार्ज देने से, उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बात को याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर भूल जाए कि है क्या फॉर्मूला, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा हर जगह डिफरेंट है, जैसे वो सिग्मा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो इसके आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत हाई फाई होगी। यहाँ सिग्मा जब थोड़ा सा कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। यहाँ सिग्मा थोड़ा सा बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। यहाँ सिग्मा फिर कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इस कंडक्टर के सरफेस पर थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा सेम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा सेम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा, यहाँ पे सिग्मा भी सेम है, इस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहाँ पर पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पे उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में कोई फर्क नहीं, डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे कंडक्टर किसी भी शेप का हो। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कुछ प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर के शेप पर डिपेंड नहीं करेंगी, जैसा था वो वैसा ही रहेगा, कुछ ऐसा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से क्या रहेगा बच्चों, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किसी कंडक्टर के सरफेस पे जब तुम चार्ज देते हो तो ये चीज़, दो तीन चीज़ तुमको ध्यान रखनी होगी कि इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और चार्ज को इस तरीके से कंडक्टर जो है रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो दोनों बातों को फिर से एक बार तुमको मैं समराइज़ कर दूँ कि ये है क्या, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। सबसे पहली बात, दो तीन बात, ये सारे पॉइंट्स को कॉपी में लिखना, नोट करना, मेमोराइज करना। सबसे पहली बात कि किसी भी कंडक्टर को तुम जो चार्ज दोगे, फ्री चार्ज, बाहर से वो उसके आउटर सरफेस पे जाएगा, अंदर कभी इंटर नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात है, कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है उसके सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह सेम रहे, यानी चार्ज का जो आउटर सरफेस है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट चार्ज जीरो, चार्ज तो बहुत होंगे, इलेक्ट्रॉन खूब भरे पड़े हैं, नेट चार्ज छोटा सा वॉल्यूम होगा, तुम लोगों किसी कंडक्टर में छोटा सा वॉल्यूम तुम कंसिडर करोगे तो नेट चार्ज विल बी जीरो हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अंदर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वही होगा जो सरफेस वैल्यू थी। सरफेस पर 2 वोल्ट है तो अंदर भी हर पॉइंट पर 2 वोल्ट ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसमें। अगर कंडक्टर का शेप यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम होगी। अगर नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं पर नोकीला है, कहीं पर फ्लैट है, तो आउटर सरफेस पर चार्ज तो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हर जगह यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जो सिग्मा है वो सेम नहीं होगा। तो सिग्मा कैसे पता करेंगे, तो सिग्मा पता करने के लिए ये रिलेशन तुम्हारा है कि जहाँ पर पे नुकीला पार्ट होगा, शार्प होगा, वहाँ सिग्मा बढ़ जाएगा, और जो फ्लैट पार्ट होगा कंडक्टर का, वहाँ सिग्मा की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द सरफेस सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस की हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे ये हो चाहे वो हो। अंदर फील्ड हमेशा जीरो होगी, अंदर नेट चार्ज हमेशा जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसके अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बस सिग्मा का ही, इन दोनों में केवल सिग्मा का ही फर्क है, इस बात को ध्यान रखना। अगर कंडक्टर यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म शेप का हो, सिर्फ सिग्मा का ही फर्क होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडक्टर के एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जब किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल चार्ज देते हैं तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, चूँकि हर स्टूडेंट को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कंडक्टर का कैसे, क्या इसका रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो जल्दी कॉपी करो, इस पर एक दो चीज़ और पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए, ओके, अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा जानने वाली है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो कंडक्टर है और इसके अंदर एक कैविटी है, ठीक है, कंडक्टर विद कैविटी। अब इसका क्या मतलब होता है, तो मान लो कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है। अब इस कंडक्टर को मान लो हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, वी पुट दिस कंडक्टर इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा क्या कि इसके अंदर जो कैविटी तुम देख रहे हो, ये जो कंडक्टर है, जब तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसके चार्ज हल्का सा ना, जो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो हल्का सा रीअरेंज होंगे, और काइंड ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है,
लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये बताना है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर कैविटी होती है, कैविटी एक शेल होता है, और उस कंडक्टर को एक हाई तगड़े इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो भी इस कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा ऑलवेज विल बी जीरो, चार्ज भी ज़ीरो होगा, नेट चार्ज भी ज़ीरो होगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। इससे क्या होगा कि इस कैविटी के अंदर जो चीज़ है या जो कैविटी के अंदर जो एरिया है, जो वॉल्यूम है, वो इस एक्सटर्नल फील्ड से सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है बच्चों, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है बचाव, है ना, बचाना, किसी चीज़ को शील्ड करना, सेव करना। तो हाउ एवर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट, ये कितना भी हाई फाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। अब अगर तुम इस कैविटी के अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी चीज़ को तुम रख दोगे, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को तुमने इसके अंदर रख दिया, ठीक है, तो वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा हमेशा के लिए क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये जो कैविटी है ये इसको सुरक्षित माहौल दे दिया, इसी को बोलते हैं शील्डिंग, शील्ड कर लिया। बात समझ में आ रही है? किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर तुम कैविटी क्रिएट कर दोगे तो कैविटी के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ये कैविटी तुम्हारे लिए एक बचाव का काम करेगा, एक तुमको शील्ड प्रोवाइड करेगा चारों तरफ से। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो कंडक्टर हमको बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, उसमें से ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट भी है। हालांकि बहुत और कुछ चीज़ें भी है, मगर हम लोग को जितना ज़रूरत है उसकी बात मैं तुमसे अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रहेगा, कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर तुम कैविटी क्रिएट कर दोगे तो कैविटी तुमको एक शील्ड प्रोवाइड करेगा, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से ये तुमको शील्ड बचाव करेगा, और इसके अंदर कोई भी चीज़ होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो इस कंडक्टर के इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो, फिर चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। जल्दी टू इट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग को शुरू करना है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, यही हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होते हैं, फिर पढ़ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बट एक चीज़ जो फंडामेंटल है उसको समझना पहले जरूरी है कंडक्टर के बारे में। तो सपोज दैट ये कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, अभी मैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात नहीं कर रहा, सिंपल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या बताया कि जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो वो उसके आउटर सरफेस पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, वी से दैट ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नियम के तहत होता है कि भाई सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो जब भी किसी कंडक्टर को तुम चार्ज दोगे उसके सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वो रेस करेगा। जाहिर सी बात है भाई, चार्ज दोगे तब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जैसे मान लो किसी कंडक्टर को हमने Q चार्ज दिया, ठीक है, जो उसके आउटर सरफेस पर जगह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसी भी शेप और साइज को हमने पहले बताया कि आउटर सरफेस पर ही जाएगा, सेगमेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आउटर सरफेस पर जो जाने वाली बात है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, कंडक्टर की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अभी किसी कंडक्टर को चार्ज दिया, क्यों चार्ज फैल गया, और कैसे फैलेगा, तो उसके पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो मैंने मान लो Q चार्ज दिया और इसके सरफेस का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बढ़कर कितना हो गया, मान लो V, बढ़कर क्या हो गया V। तो दिस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस पर जनरेट हुआ है वो एक दूसरे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो किसी भी सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पर तुम जो चार्ज दोगे और उसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा होगा वो दोनों दूसरे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे।
अब इस पोर्शनटी कांस्टेंट को हटाने के लिए बीच में क्या रखोगे, एक कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज सी। ठीक है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसी कांस्टेंट सी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब ये क्या होती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, यही सब हम लोग को पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर बेसिकली हमको इसी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है, किसी अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग कैपेसिटेंस क्या होता है और क्या उसका फॉर्मूला होता है, कैसे उसको लोग फाइंड करते हैं। तो वे सी इज कांस्टेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर सी की यूनिट की बात करोगे तो यूनिट ऑफ सी इज कूलॉम Q/V कर सकते हो, तो दिस इज कूलॉम पर वोल्ट। सी की यूनिट क्या होती है, कूलॉम पर वोल्ट। और इसके लिए एक सिंगल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, फैरेड, कैपिटल एफ से इसको हम लोग एब्रीविएट करते हैं। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड या कूलॉम पर वोल्ट। हालांकि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो माइक्रोफैरेड नैनोफैरेड के आसपास वैल्यू होती है। ठीक है, बट ऐसे सिस्टम में बात करूँ तो इट इज़ फैरेड। तो ये फॉर्मूला किसी भी कंडक्टर के लिए, अगर तुम उसको चार्ज Q दो और उसके सरफेस पर पोटेंशियल डेवलप हो V, तो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, जहाँ C कांस्टेंट माना जाएगा, जो ही उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको कुछ यूज़ कर सकते हो। जो कंडक्टर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है ना, तो स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वही कहलाता है कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो वर्ड बना है, कहाँ से बना है, कैपेसिटी। किस बात की कैपेसिटी, ये जो चार्ज को स्टोर कर रहा है, इसके स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है, जो कैपेसिटी है, वही उसके इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फिजिकल मीनिंग होता है। ठीक है, मैथमेटिकली जो है वो तो वही है, लेकिन ये एक जो कंडक्टर है, तुम बताओ, तुम उसको चार्ज दे रहे हो, वो कंडक्टर चार्ज को फेंक थोड़ी रख रहा है अपने पास, स्टोर कर रहा है, लेकिन स्टोर करेगा, एक लिमिट होगी। उसी लिमिट को डिफाइन करने के लिए, उसी स्टोरेज को समझने के लिए कि कितनी कैपेसिटी है उसको, इस चार्ज को स्टोर करने की, हम एक कांस्टेंट सी की बात करते हैं, जिसको कहते हो कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर के चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसको डिफाइन करता है कि भाई ये कंडक्टर है, ये इस हद तक इतना चार्ज एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकता है अपने ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को एक चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी से भी रिलेट कर सकते हो किसी भी कंडक्टर के लिए। भाई कोई कंडक्टर है तो चार्ज को स्टोर करता है, तो उसकी जो स्टोर करने की कैपेसिटी है, दैट इज डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इस फॉर्मूले को हम लोग पूरे चैप्टर में बहुत जगह, अलग अलग जगह यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लो इस पर तुमको फॉर्मूला में बताऊँ सी की वैल्यू कैसे पता करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक स्फेरिकल शेप का कंडक्टर लूँ एंड यू कैन से इट एंड आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मान लो है, आइसोलेटेड है। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब कि इसके आसपास आजू बाजू और कोई नहीं है जो इसको इफेक्ट करे। अब जो स्फेरिकल शेप का मान लिया मैंने, है ना, तो अब इसको चार्ज दिया, इस चार्ज इसके आउटर सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जो भी स्फेरिकल शेप है तो सिग्मा भी हर जगह से हो, वी तो वैसे ही हर जगह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी हर जगह से होगी, सिग्मा से है, तो सरफेस पोटेंशियल वैसे ही सेम होता है कंडक्टर है तो सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूँ सरफेस का, इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस, इसके सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड करूँ तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला जो लोगों ने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A, और मान लिया मैंने A इसकी रेडियस है,
एस का रेडियस है तो सरफेस का जो पोटेंशियल होगा क्यू बाई ए होगा, के क्यू बाई समझाते हैं। देयरफॉर अगर इसका मैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकालना चाहूँ कि इस स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी से, तो Q इज Q और V यहाँ फाइंड तो पहले कर चुके हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई ए से, तो Q तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट C एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो किसी भी एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, इस बात को अच्छे समझ लो, ठीक है। तो कंडक्टर अगर स्फेरिकल शेप में है तो जिस कांस्टेंट C को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, जो कंडक्टर के चार्ज के स्टोर करने की कैपेसिटी को एक तरीके से मेज़र करता है, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है, ठीक है। फाइन, तो इसे कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग आगे क्या पढ़ना है। चलते हैं। ओके फाइन, तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। एक कंडक्टर पर जो हम चार्ज स्टोर करते हैं, एक कंडक्टर को हम चार्ज जब देते हैं तो वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, जिससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर पूरा अच्छे से उसके फॉर्मूले को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर बात करेंगे उस पर हमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें कैसे उस क्वेश्चंस को करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कुछ बातें अगर तुमको डाउटफुल लगे, तुमको लगे कि यार इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, जो बातें बताई गई उसको समझने में कुछ दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और ये चीज़ें पूरे चैप्टर भर में आती रहेंगी, तो बहुत बार सबका जिक्र होगा, तो जब भी जिक्र होगा, जो भी डाउट्स होगा वहाँ मैं उसको डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। और मैंने पहले कहा था कि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है उसका जो PDF है, उसके क्वेश्चंस का PDF है, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, उसको सब लोग वहाँ से ले लेना, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है वहाँ पर जैसे प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पर लगभग वैसी प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे इस चैप्टर में आगे हम लोग क्या क्या पढ़ना है। आज के सिर्फ इतना ही। अगर कोई डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें।